दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया में कभी-कभी ऐसा धमाका होता है कि जिसकी धमक से कोई नहीं बच पाता। और ऐसा ही एक धमाका अभी हाल ही में किया है बैडएस रवि कुमार ने। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब। बैडएस रवि कुमार की धूम ऐसी है कि सब जानते हैं इस धमाकेदार मूवी के बारे में और सबकी जबान पर हैं इसके धमाकेदार डायलॉग्स। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा। तो दोस्तों, बैडएस रवि कुमार को बैडएस बनाते हैं उसके डायलॉग्स, और ये जो डायलॉग्स लिखे हैं वो लिखे हैं नहीं, बंटी ने लिखे हैं डायलॉग्स, मैं कहां से। जी हाँ दोस्तों, बंटी राठौड़ ही वो शख्स हैं जिन्होंने बैडएस रवि कुमार को बनाया है बैडएस अपने धमाकेदार डायलॉग से। और इसके पहले भी वो ऐसे ढेर सारे धमाके हम लोगों के सामने कर चुके हैं, चाहे वो धमाल पिक्चर हो, चाहे यमला पगला दीवाना, चाहे खिलाड़ी 786 या एक्सपोज, या ऐसे ही बहुत सारे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बंटी राठौड़ जी से और जानेंगे उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनका एक्सपीरियंस बैडएस रवि कुमार को लेके और उनकी ओवरऑल जर्नी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो बिना देरी के दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक। आ रहा हूं मैं। धन्यवाद हम लोगों को समय देने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में एक ही मूवी है जिसका धमाका चल रहा है, बैडएस रवि कुमार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैडएस रवि कुमार को असली बैडएस बनाने वाले बंटी राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम लोग आज थोड़ी सी वार्ता करेंगे और थोड़े से सवाल जवाब का एक सिलसिला चलेगा। तो सर, अगर इजाजत हो तो मैं अपने पहले सवाल की शुरुआत करूं सर। अरे बिल्कुल भानु भाई, बिल्कुल बोलिए बोलिए। सर, पहला सवाल बहुत सिंपल है सर। आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब एक कैसे आप भारतीय सिनेमा की तरफ आपका आना हुआ, या कहें कि क्या आपकी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने अपने आप को एक राइटर और एक स्पेसिफिकली डायलॉग राइटर के तौर पे स्थापित किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर? जर्नी तो क्या है कि अभी इंडिया में दो ही तो चीजें हैं, बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत ही दो ही तो चीजें हैं जिनके साथ इमोशन है, या तो माँ या सिनेमा। तो वो तो सभी के साथ है ही। तो बस बचपन से था कि मुंबई जाना है और हिंदी फिल्मों में कुछ करना है। बचपन से ही वो फिल्में देख देख के बड़े हुए हम, बच्चन साहब, शत्रु साहब की, धर्म जी की। और बस फिर 2001 में बैग उठाया और मेरठ जैसे शहर से, यूपी से आ गए मुंबई। देन जर्नी स्टार्टेड एक्चुअली। और क्या। बढ़िया है सर। और जैसा हमने मूवीज भी आपकी देखी है सर, धमाल हो, चाहे एक्सपोज हो, चाहे रवि कुमार हो, एक अलग रेंज आपकी मूवीज में देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ही रहता है। तो सर, जैसे आपने कहा कि भारत में दो ही चीजें फेमस हैं, एक माँ और एक सिनेमा। और सिनेमा में सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी मूवी को हिट या यादगार बनाने के लिए, और डायलॉग्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो ऐसी वो क्या चीजें हैं सर जो डायलॉग्स को यादगार बनाती हैं? क्योंकि कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो मतलब सदियों सदियों तक हम लोग याद करते हैं, पीढ़ी पीढ़ी याद करती है, जैसे चाहे शोले हो चाहे कुछ हो, और कुछ भूले भी जाते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक डायलॉग को यादगार बना देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो एक ताजगी है वो बरकरार रहती है? वो डायलॉग्स क्या है, डायलॉग्स जैसे कम्युनिकेशन का एक जरिया है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, मुझसे कुछ भी डायलॉग्स बोलते हैं। उसके अंदर होता है कि अभी जैसे 9 रस होते हैं, इमोशन होता है, वीर रस होता है, करुण। अब उसके अंदर आप किसी भी बात को कहने का आप लहजा क्या इस्तेमाल करते हैं, वो शब्दों का चयन क्या करते हैं, कौन से शब्द चुनते हैं। अभी सिंपल बातें भी होती है कि मैं तुझे मार दूंगा, या और धर्म जी बोला करते थे मैं कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। अभी वो सुनने में एक खास तौर से हम जो है, हर आदमी में एक एक हीरो कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप को समझता है, और अपनी लाइफ में वो हीरो कई बार होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, या विलन होता है, या कैरेक्टराइजेशन होता है। लेकिन हम लोग सब हिंदी फिल्मों के हीरो से इंस्पायर होते हैं। तो जब डायलॉग्स के अंदर, जहां तक मेरा सोच है, कॉमेडी के अंदर हो या एक्शन के अंदर हो, जब आपके शब्दों का एक विजुअलाइजेशन होता है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई देखने वाला उसको विजुअलाइज कर सकता है, उसको समझ में आता है कि लार्जर देन लाइफ एक आपने कुछ बात बोली है, तो इम्पैक्ट डालती है। और लहजा भी होता है, वरना शोले का डायलॉग है कितने आदमी थे, इट्स नॉट द डायलॉग, इट्स द
सीन, इट्स द कैरेक्टर, इट इज द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम। कि जब उन्होंने बोला कितने आदमी थे, वो आज तक आप किसी को जनरली भी पूछ लो कितने आदमी थे, तो उसे शोले ही याद आएगी। हाँ, तो कनेक्टिविटी उससे बनती है। हाँ, उससे कनेक्टिविटी उससे ही बनती है। तो ये शब्दों का चयन हो अच्छे, और आप बोलें इम्पैक्टफुल, तो इट्स अ टीम वर्क। जैसे हमारी फिल्मी दुनिया में तो कहा ही जाता है कि इट्स अ टीम वर्क। तो ये हर चीज के अंदर टीम वर्क नाम का जो लफ्ज है, जो जो टर्म है, ये तो हमेशा काम करती है। तो उसमें शब्दों का चयन, डायलॉग, सामने वाले से क्या बोला गया है, किस रेफरेंस में बोला गया है, वो अगर आप हीरोइक उसमें बोला गया है तो, कॉमेडी में बोला गया है तो, और इमोशन में बोला गया है तो, सिनेरियो और कैरेक्टराइजेशन, किस कैरेक्टर की जर्नी के साथ आप सफर कर रहे हैं। तो डायलॉग एक्चुअली स्क्रिप्ट का द लास्ट पार्ट होता है, वरना बिना डायलॉग के पुष्पक भी बन जाती है। पुष्पक भी बन जाती है बिना डायलॉग के। चार्ली चैपलिन साहब ने बिना डायलॉग के हंसाया है लोगों को, बस्टर कीटन ने हंसाया है बिना डायलॉग के। तो डायलॉग भी एक विधा है, लेकिन इसलिए बोलते हैं स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग, ऐसे आता है हमेशा। तो डायलॉग का पार्ट जो लास्ट का है, बट इट शुड बी इम्पैक्टफुल ऑलवेज। अगर आपके पास शब्द हैं बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है, तो आप अच्छी भाषा में बोलेंगे, सिनेरियो को और वक्त का ध्यान रख के, कैरेक्टर का ध्यान रख के, तो इम्पैक्टफुल कुछ भी होगा वो याद रहेगा। अगला सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ ही है, और या कहूँ कि अगले सवाल का जवाब भी मुझे पिछले में ही मिला। जैसे आपने कहा सर टीम वर्क, तो इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, और स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं, और डायलॉग राइटर्स भी होते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि आप जब डायलॉग राइटर अपने डायलॉग्स को फाइनलाइज करते हैं, तो स्क्रीन प्ले के फाइनल होने के पहले या बाद में? और इसमें सर डायरेक्टर्स और एक्टर्स का कितना इंटरफेरेंस होता है, या कहूँ कि आप कितना उनके क्लोज रह के इन चीज़ों पे वर्क करते हैं कि डायलॉग किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि आई थिंक हीरो का भी एक अपना एक एक इच्छा होती है कि डायलॉग मैं बोलूँ तो वो थोड़ा ऐसे हो, या थोड़ा मेरे इस स्टाइल से हो। नहीं, आपने जो बोला स्क्रीन प्ले से पहले तो डायलॉग कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग। जब तक स्क्रीन प्ले फाइनल नहीं होता तब तक डायलॉग फाइनल हो ही नहीं सकता। तो वो स्क्रीन प्ले के बाद का ही काम है। दूसरा, इंटरफेरेंस भी होता है। इंटरफेरेंस से बेटर मैं टर्म बोलूंगा, सजेशंस होते हैं। कई बार हम भी इंसान ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको हीरो हो या डायरेक्टर हो या कोई आर्टिस्ट हो, उसको कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि यार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। अभी कोई सडनली कोई कैरेक्टर हो, जो सपोज मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि किसी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है, अगर उससे कोई झगड़ा करेगा तो वो ऐसा लफ्ज नहीं कर सकता कि मैं तेरा खून कर दूंगा, या मैं तेरे वो हाल करूंगा कि तेरे साथ पूछते याद रखेंगे, क्योंकि वो टीचर है। उसका आपको बैकड्रॉप भी देखना पड़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोलेगा, देखिए भाई साहब गलत हो जाएगा और ऐसा नहीं कर सकते आप। तो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी होता है, जो कई बार हिलता है तो लोग बोलते ही हैं, ऑब्वियसली साथ में करने वाले लोग हैं, उसको सुधारने के लिए, उस टीम वर्क के लिए भी बोलते हैं। और कई बार वो सजेशंस होते हैं, कई बार कि ऐसा करके देखें तो, वैसा करके देखें तो। इंटरफेरेंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन और अच्छी चीज जो होती है ना भानु, वो सबको समझ में आती है। अगर मैंने वाकई में कैरेक्टर और स्क्रीन प्ले को, वक्त, समय, स्थिति, स्थान जो हम बोलते हैं ना हमेशा, अगर उसको ध्यान में रख के, और कैरेक्टराइजेशन उसको ध्यान में रख के अगर डायलॉग लिखा है, तो एक लाइन का रिप्लेसमेंट तो आपको कहीं मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल ही वाइल्ड लिख दिया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि टीचर की लैंग्वेज आपने ऐसे लिख दी कि वो डॉन लग रहा है, तो वो डॉन नहीं लग सकता भाई। वो टीचर की तरीके से ही रिएक्ट करेगा किसी भी सिचुएशन को। तो सही। और जो अच्छी और करेक्ट चीज होती है, वो कोई भी होता है उसको समझ में आती है। मेरी जर्नी में तो होता है इंटरफेरेंस, वही आपने जो बोला इंटरफेरेंस नहीं, बट वो सजेशंस, वो डिस्कशन, वो तो हमेशा रहता ही है, ऐसा नहीं। लेकिन कोई जो चीज हिट होती है वो फटाक से, जैसे हिमेश भाई चेंज नहीं करता है। एक बार उसको समझ में आ गई कोई बात, तो हिमेश भाई वो चेंज नहीं करता है लास्ट तक, कभी भी नहीं करता। तो सर बॉलीवुड में आप जब काम करते हैं एज अ स्क्रीन राइटर, एज अ डायलॉग राइटर, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस होता है? क्योंकि अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो वो चाहता है कि मूवी जो हो एकदम मसाला मूवी भी हो, और आपके डायलॉग्स में कमर्शियल अपील तो मिले ही मिले, साथ के साथ आर्टिस्टिक डेप्थ भी हो। तो कैसे आप इस कमर्शियल अपील और आर्टिस्टिक डेप्थ को बैलेंस कर पाते हैं सर? क्या चैलेंज आप इसमें फेस करते हैं? चैलेंजेस का बस ये होता है कि जो पीछे काम मैं कर चुका हूँ उससे बेटर हो, उससे अलग हो।
वो झगड़ा अपने आप से ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। कि मैं ऐसा कुछ सुना हूँ कि जो लोगों को सुन के, सबसे पहले तो अपनी टीम को मजा आए सुन के, तो चैलेंजेस से ज्यादा अपने आप पे ही एक होता है कि आप बेटर दें उस बात से, ऐसा नहीं लगे कि वो रिपीट लाइन है कहीं से या कुछ है या एसएमएस जोक है या लोगों ने सुना हुआ है, उसको नहीं रखते हुए आपको सोचना पड़ता है कि एक कुछ नया दिया जाए। सब चैलेंजेस तो वही मैं बता रहा हूँ कि अपने आप से ही होता है कि अभी धमाल 1 थी, फिर मेरी टोटल धमाल थी 3rd, अभी धमाल 4 मेरी जा रही है फ्लोर पे अगले महीने। जी तो सर। उस धमाल 4 में कहानी के तौर से भी और स्क्रीन प्ले के तौर से भी नया क्या है, प्लस डायलॉग्स के तौर पे भी आपको क्या नया देना है, वो चैलेंजेस अपने आप से ही रहता है। अब हमारा झगड़ा पिछली फिल्मों से है हमारी, बाकी किसी और से नहीं है, क्योंकि लोग धमाल को अगर उन्होंने फर्स्ट वाली को देखा है, फिर 3rd वाली को देखा है, 2nd तो मैंने नहीं लिखी थी, फिर टोटल धमाल लिखी थी जो 3rd पार्ट थी, 4th में कि उससे ऊपर हम लोग क्या दे रहे हैं, कॉमेडी में, विजुअल में, कैरेक्टर की प्रोग्रेशन में या सीन्स में। कि आज भी जैसे धमाल के लोग अय्यर वाला सीन याद करते हैं, धमाल हाँ, का वो तो अभी तक रिपीट करते हैं अय्यर, उसको या तो। फ्लाइट सीक्वेंस जो पूरा है विजयराज भाई का, सब जी, जी, वो जी। सब आज भी याद करते हैं। उससे ऊपर कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीन ऐसा हम लोग दें जो मजा आए। तो चैलेंजेस अपने से खुद से ही झगड़ा है एक्चुअली, तो और कुछ नहीं। तो सर आपने जैसे काफ़ी रेंज किया, आप धमाल की बात करें या खिलाड़ी 786 की बात करें या यमला पगला दीवाना हो, तो देखा जाए तो बॉलीवुड के सारे नामी-गिरामी एक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं। तो थोड़ा सवाल आपको कन्फ्यूज़ करने वाला भी होगा, फँसाने वाला भी होगा। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस ड्यूरेशन में या कहूँ कि किन कैरेक्टर्स के साथ में या किन एक्टर्स के साथ में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि एक क्रिएटिव मज़ा आया, वो किसके साथ आया सर? देखिए, जिन लोगों के आपने अभी एक लाइन बोली जी, कि नामचीन लोगों के साथ, तो वो अगर उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ और नामचीन लोग हैं ना, तो सब क्रिएटिव ही हैं ऑब्वियसली, तभी वो इतने बड़े हैं। इट इज अंडरस्टूड ऑलरेडी सेट कि दे आर बिग। तो वो जो आदमी जब बड़ा बनता है तो वो उसी अपने, हम जिस फील्ड में उसी की बात करूं तो उसी क्रिएटिविटी से, उसी दिमाग से, उसी सोच से बड़ा बनता है। जी, तो जहां तक बात है मजे की, तो हर आदमी का अपना अपना कैरेक्टर अलग है एज ए उसमें। जैसे अक्षय जी हमेशा मजाक करते रहते हैं, अजय सर थोड़ा सिंसियर भी रहते हैं बट वो प्रैंकस्टर है, तो सनी पाजी थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं। लेकिन मुझे सबके स्टाफ के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। जैसे सनी पाजी के स्टाफ भी बोलता है कि सनी पाजी जितना आपके साथ हंसते हैं ना बैठे हुए, उतना किसी के साथ नहीं हंसते बंटी भाई, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। बट मेरे ये तो साथ सही है। आई एंजॉय उनकी कंपनी, और वो भी मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। तो और दूसरी बात, एक राइटर का जो वो होता है कि अब उन्हें पता है हमारी फिल्म का राइटर है, तो मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि मुझे तो सभी के साथ ही मजा आता है actually, क्योंकि मैं आज भी उस चार्म को भानु बरकरार रखता हूँ और बरकरार रखना चाहता हूँ हमेशा, कि मैं इन लोगों के जी, साथ काम कर रहा हूँ जिन सपनों को लेकर मैं मेरठ से मुंबई आया था। तो हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी का अपने अपने सजेशंस हैं, हर आदमी का अपना अपना नेचर है। बट मैं किसी एक को डिफाइन करूं तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आई एंजॉयड। अजय जी। देवगन सर के साथ मेरी ये चौथी फिल्म है, अक्षय जी के साथ मैंने एक ही फिल्म की, सनी पाजी के साथ मैंने 2 फिल्में की, बट एंजॉय किया मैंने तो हमेशा। हर बंदा अपने अपने तरीके का अलग है थोड़ा, मगर मस्त जी, है जी। जो भी है। कोई यादगार वाकया सर, कोई इंटरेस्टिंग ऐसा जो हुआ हो सेट पे या कभी किसी के साथ? इंटरेस्टिंग वाकया होते रहते हैं, मतलब अक्षय जी के साथ बड़ा मतलब वो रहता था, मस्ती रहती थी उनके साथ भी, तो वो कुछ ना कुछ जोक्स वगैरह चलते रहते थे। एक बार अक्षय जी जोक सुनाते रहते थे, तो एक बार मुझसे बोला कि बंटी कल तू एक जोक सुना और कल मैं एक जोक सुनाऊंगा, और जिसका अच्छा हुआ दूसरा उसको 100 रुपए देगा, ये अक्षय जी। और मैंने, उन्होंने अगले दिन मिले, वो उन्होंने जोक सुनाया, सब हंसे, फिर मैंने सुनाया, तो लोग इतना तेज हंसे कि अक्षय जी ने कुछ पूछा भी नहीं और 100 रुपए निकाल के मुझे दे दिए कि तेरा जोक वाकई में अच्छा था। ये मुझे याद है बढ़िया। ऐसी। तो अभी सर प्रेज़ेंट की बात करें तो इस वक़्त तो सिर्फ़ एक ही धमाका चल रहा है, बैड एस रवि बैड कुमार। एस रवि कुमार। मैं खुद 2 बार हॉल पे देख के आ चुका हूँ। अरे मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बात अच्छा। ये है सर, एक्सपोज़ मैंने सर, होता क्या है ना, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं सर बहुत ज़्यादा करता हूँ। एक्सपोज़ मूवी मैंने देखी थी
और बात करूँ सर हिमेश रेशमिया सर की ना, तो उनका मैं फैन तभी से हूँ जब से उनका झलक दिखला दे सॉन्ग आया था। ओह! 2006 अच्छा। में मैं 9th क्लास में था, हम लोग रनिंग के लिए जाते थे जब कॉम्पिटिशन्स थे, तो खूब हाँ, दौड़-भाग करते थे, ये सॉन्ग आया हमने बहुत सुना मतलब दिन में 20-25 बार मैं उस सॉन्ग को रिपीट पे सुना करता था। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उस सॉन्ग का एक पार्ट और भी है, मतलब उसमें एक अंतरा और भी है आगे, मैं कम सुन रहा था। तो ऐसा लगता था मुझे कि लॉटरी लग गई है, सॉन्ग मिल गया है। 10th के बाद मुझे सिर्फ एक मूवी की परमिशन मिली थी, 10th के बोर्ड्स के हाँ, बाद में, तो मैं आपका सुरूर द मूवी देख कर आया था। हाँ, हाँ। इनफैक्ट मैंने अच्छा, कजरारे मूवी भी देखी है सर, हिमेश सर की, तो रिलीज़ अच्छा। ही नहीं हुई कहीं पे। मैंने यूट्यूब पे ढूँढ के हाँ, देखी थी वो। हाँ, 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 अच्छा, तो मैं अच्छा। उनका एक तो बहुत बड़ा फैन और एक्सपोज़ वाले स्टाइल में ये धमाकेदार जब से ये डायलॉग्स वगैरह आए ना, तो मैं ऐसा हो गया था कि नहीं ये मूवी तो जानी ही जानी है और मैं 2 बार इसको देख के आ चुका हूँ अभी तक। और सर बस वही सर फैन वाली बात एक है, तो हाँ, वो रही रही हिमेश सर 100%। का फैन तो था ही था और डायलॉग्स ने मुझे इतना ज़्यादा और क्रेज़ी कर दिया। फिर आपके बारे में मुझे पता चला तो मैंने कहा नहीं सर कुछ भी हो जाए, आपसे एक बार बातचीत तो मुझे करनी ही करनी है। तो सर नहीं, नहीं, इस रवि 100%। कुमार का आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हिमेश रेशमिया सर की जब मूवी होती है ना सर, तो मूवी में चाहे कुछ भी हो, चाहे इमरान हाशमी हो, चाहे अक्षय कुमार हो, लेकिन अगर इमरान इसमें आपके हिमेश रेशमिया सर हैं तो उनके म्यूज़िक से ज़्यादा चर्चा शायद ही कभी किसी चीज़ का हुआ हो। लेकिन बैड एस रवि कुमार एक ऐसी मूवी है जिसमें हिमेश सर के म्यूज़िक को भी सेकेंडरी कर दिया उसके डायलॉग्स ने। तो जो चर्चा रही, जो पूरा एक आपने इस पे काम भी किया और जो रिज़ल्ट आया, तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस सर कैसा रहा आपका इसका? नहीं, नहीं, मुझे इतनी लाइमलाइट किसी और फ़िल्म से आज तक नहीं मिली, आपको पता है मेरा रिकॉर्ड जो भी है। बट जो लाइमलाइट मुझे बैड एस से मिली है, वो किसी से नहीं मिली क्योंकि एक तो लोगों को इंडस्ट्री में पता लगा अच्छा बंटी ऐसा भी लिखता है। हालाँकि एक्सपोज़ में भी था बट एक्सपोज़ में थोड़ा जी। कम था। हाँ एक्सपोज़ के जी। डायलॉग्स की भी रिव्यूज़ में बहुत तारीफ़ थी हमेशा। जी। उसमें उसी का जो तेरे शरीर में इतना खून नहीं है वाला डायलॉग ओरिजिनल एक्सपोज़ के हाँ लिए जी। लिखा था मैंने। इसमें हमने जी। रिपीट किया उसको। तो लाइमलाइट जो मिली मुझे ऑब्वियसली किसी को भी मिलेगी अच्छा ही लगेगा। मुझे मिली मुझे भी अच्छा ही लगा। और ये जी, बात हिमेश भाई ने पहले ही मुझे बोल दी थी कि बंटी भाई इस फ़िल्म के हीरो आप ही होने वाले हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये हिमेश भाई हम लोगों को पता था वेरी फर्स्ट डे से जब व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट तब तो पुष्पा एनिमल आई भी नहीं थी, ना हमें पता था कि आने वाली है ऐसी। तो हिमेश भाई बड़ा फार साइटेड आदमी है, उनको पता था कि ऐसे डायलॉग बाजी वाली मूवी कोई नहीं आ रही है। हुँ, ऐसा लोग नहीं करते हैं। वो 80s का दशक लोगों को आज की ज़ेन ज़ी को पता ही नहीं है कहाँ है। तो कह रहा है हाँ, वो दिखाएँगे ना तो कम से कम डिफरेंट तो होगा। अब वही। हिट या फ्लॉप तो चलो ऑडियंस के हाथ में है, लेकिन उन्हें ये पता था कि फ़िल्म की चर्चा ज़रूर होने वाली है। 110% वी वर श्योर। और हिमेश भाई का ही वर्ड्स थे कि बंटी भाई डायलॉग्स में आप देखना, सब रिव्यूज़ में आपका नाम नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि और ये ऐसा मेरे से कोई लिखवाता नहीं है। तो जी। मेरे पास प्लेंटी ऑफ दीज़ थे क्योंकि मैं खुद पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ बच्चन साहब, धर्म जी और शत्रु साहब, मिथुन दत्त चक्रवर्ती की फ़िल्में देख-देख कर। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि बचपन में हम लोग भी जाते थे सिनेमा हॉल में तो मज़ा आता था। यार क्या जी, डायलॉग मारा है। बच्चन साहब ने क्या बोला है कि पीटर तुम मुझे बाहर ढूँढ रहे हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा जी। हूँ। तो वो मैंने मज़ा लिया उस बात का और मुझे तो ऑब्वियसली मुझे मज़ा ही आया क्योंकि ऐसी लाइनें मेरे से कोई लिखवाता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे वो लाइनें बनाने में भी, लिखने में मुझे आई एन्जॉयड अ लॉट और मुझे ये तो था कि चर्चा होगी बट इतनी होगी ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। और लोगों ने ये बोला कि डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। अभी वही है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, कइयों का किसी भी तरीके से। बट जो हिमेश भाई की बात सही थी 100% कि हम अननोटिस नहीं रहेगी बैड एस रवि कुमार। लोग नोटिस हाँ, करेंगे इसको और बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे। हाँ, म्यूज़िक भी सभी ने शानदार ही किए। है उसका ऑब्वियसली, म्यूज़िक भी जी, शानदार ही है उसका। और उसके बाद उन्होंने यही बोला था कि डायलॉग्स के लिए तो 100% क्योंकि जब नरेशन वगैरह भी मैंने दी डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को, प्रभु सर को, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने एक ही बात बोली डायलॉग्स आर माइंड ब्लोइंग। तो तभी से अंदाज़ा तो लग जाता है, उतना ऐसा नहीं है। वही सर। क्योंकि किसी मूवी का 1-2 डायलॉग होते हैं, लेकिन इस मूवी में तो बैक टू बैक डायलॉग्स की डायल भरमार है और एक से एक जबरदस्त डायलॉग आते हैं। हम भी वेट कर रहे थे कि अब ये वाला अब कब आएगा, अगला कौन-सा आएगा, अगला कौन-सा आएगा? तो वाक़ई में सर ज़बरदस्त था। तो बधाई हो सर एक बार आपको फिर से बैड एस रवि कुमार के थैंक लिए। यू भानु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर आपका अगर मैं डायलॉग की बात करूँ तो बैड एस रवि कुमार से अगर पूछूँ तो आपका कोई फ़ेवरेट उसमें है पर्सनल फ़ेवरेट कि हाँ, ये वाला डायलॉग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझे उसमें अच्छा लगा था वो, जो मैं मतलब जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं हुआ, उसका प्रोमो भी नहीं आया, बट लोगों ने जिन्होंने नोटिस किया, उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया।
यू हैव सीन द मूवी ना, तो उसमें वो जो उसको लड़के को मारता है और वो कहता है कि वो लड़की गलती लड़की की थी, वो बाहर क्यों घूम रही थी इतनी रात जी, को, जी। और उसे घर पे रहना चाहिए था। तो तब वो रवि कुमार बोलता है कि साले तुम जैसे लोग उल्टी गंगा बहाते हो, नियत खुद की खराब होती है और घूंघट औरतों से करवाते हो। और तो लगा पाते हो। ये मेरा फेवरेट डायलॉग आप कह सकते हैं। बाकी भी हैं, ऐसा नहीं। जैसे जी, मुझे जी। छोटे-छोटे बड़े सुधर जा वरना गुजर जाएगा। हाँ, जैसे मुझे मुझे हाँ, खुद ये मैं वैसे भी बोलता रहता था आम ज़िंदगी में, किसी को भी। वही था ना तो सर कि तू तो बचपन से तू मतलब तू तो अभी-अभी बिगड़ा होगा, मैं तो अब बचपन मैं से बचपन खराब से हूँ। खराब हूँ। हाँ, ऐसे हैं, बट मुझे अगर आप एकदम बोलेंगे तो मुझे वो घूंघट वाला डायलॉग सबसे ज़्यादा मुझे जी, पसंद जी। है। मतलब वही कि आर्टिस्टिक डेप्थ भी हमें मिली और कमर्शियल अपील भी मिली। दोनों राइट, चीज़ें राइट। बैलेंस बनी इस मूवी में। बैलेंस बनी उसके अंदर, राइट, राइट। उस डायलॉग में बाकी सर खास मज़ा तौर तो से। सही में बहुत आया था। मैं ज़बरदस्ती लेकर साथ में कह रहा नहीं यार मज़ा नहीं आया, क्या है क्या? मैंने कहा तू चल तू बैठ। मतलब एक मास मूवी है जो हॉल में तुझे एक्सपीरियंस मिलेगा ना और लॉजिक ऑफिसर लिख ही दिया है, तो मज़ा तो इसमें आना बिंदास बनता है। ये तो लास्ट में हाँ। सब ये कहते हैं हाँ, मज़ा तो बिल्कुल आया। ऐसा नहीं था कि हाँ, मज़ा नहीं आया एंटरटेनमेंट भैया। इसका पर्पस था सिर्फ एंटरटेनमेंट, जी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, बाकी कुछ नहीं। उसमें सर ये पूरी तरीके से सफल भी होती है लास्ट हुँ, तक। हुँ, मतलब हम भी 100%। देख रहे थे अच्छा ये हुआ, अब ये हुआ मतलब एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। चलिए थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। सर अब मैं सिनेमा से थोड़ा-सा सरकता हूँ अपने क्वेश्चन्स में। जैसे मूवीज़ रही हैं एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया हमेशा से, एक और ज़रिया रहा है सर कॉमिक्स, जिनसे मैं बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूँ और आप सर मेरठ से आते हैं, मैं मुरादाबाद से आता हूँ। तो दिल्ली हम लोग के बिल्कुल पास ही थी, जहाँ से ज़्यादातर कॉमिक्स पब्लिश हुआ करती थी। तो सर मायापुरी आपका कॉमिक्स में कैसा वो है? मतलब पढ़ते थे आप, इंटरेस्ट रहता था या क्या सर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये मैं जी, यूपी से हूँ, मेरठ से, तो वहाँ हमारे यहाँ जो हिंदी सब मैगज़ीन्स और ये वो सब, तो नागराज, डोगा और ये सब सारी कॉमिक्स, इन सुपर कमांडो, ध्रुव, मधु जी, जी, मुस्कान और ये सब जो जी। है ना, क्रिकेट सम्राट तो कम ही था, नन्हे सम्राट नन्हे सम्राट। और नन्हे सम्राट, चंपक, नंदन, ये हमारे घर पे लगी हुई थी, हर महीने की नई फ्रेश आती थी। और इसके जी, अलावा चाचा चौधरी राका की सीरीज़ पूरी, जी सर। वो सब मैंने पढ़ी है, सब मैंने पढ़ी है। तो मुझे तो कॉमिक्स से बहुत प्यार है। और हाँ, मैं मेंशन करना चाहूँगा इस बीच में कि थैंक्स टू साहिल एस शर्मा, जिसने आपसे हाँ, कनेक्ट कराया। जी सर। वो यहाँ पर मेरे साथ काम भी करता है, छोटे भाई की तरीके से भी है और बढ़िया है, मस्त है बंदा जी। एक्चुअली। वो खुद ही इतनी सारी कॉमिक्स लिख रहे हैं, बैक टू बैक कॉमिक्स उनकी हाँ, चल रही हाँ, है इस वक़्त, टाइम है कॉमिक इंडस्ट्री में। वो भी स्टार है। मेरी बेटी आजकल बहुत कॉमिक्स के उसमें पड़ गई है, तो मैं उसे साहिल को ही फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा भाई उसको कॉमिक्स चाहिए। मेरी बेटी जी है सर। कनक, अभी 8th में है वो। तो अभी उसको माँगा चाहिए थी, तो वो लाके दी। उसकी लिखी हुई चहल-पहल उसने 2-3 कॉपी, हाँ 4-5 जी, हाँ जी। कॉपीज़ उसने दी, जो भी है। तो वो कनेक्टिविटी में रहता है और वो थैंक्स बोलती रहती है, "साहिल भैया थैंक यू, साहिल भैया थैंक यू", उसके लिए करता रहता है। सो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन-सा रहा है सर हमेशा से कॉमिक्स में? कॉमिक्स में मेरा ना एक मधु मुस्कान के अंदर आते थे, एक सुस्त राम चुस्त राम, याद होगा, हाँ, हाँ, हाँ। आई डोंट नो। याद है सर। मुझे वो हुँ, हुँ। बहुत अच्छे लगते थे यार, जी, जी, जी। मुझे बहुत अच्छे। उनकी ना एक डाइजेस्ट भी आई थी उन दिनों, तो मुझे भी ध्यान नहीं, काफ़ी लंबा था, उसमें कुछ शादी का चक्कर था चुस्त राम की, मुझे जी, याद जी, है। जी। और वो पता नहीं, एक सुस्त राम था, वो सोता ही रहता था हमेशा, एक और चुस्त सोता राम रहता था था, वो बाल नीचे रहते थे ऐसे बाल और नीचे रहते, रहता उसकी आँखें नहीं था। देखी मैंने कभी। हाँ, और चुस्त जी, राम जी, की जी। एकदम आँखें और ऐसा थोड़ा विलेनिश लगता था वो चुस्त राम। तो लेकिन वो मस्त लगते थे मुझे, मुझे जो याद है। जी अदरवाइज़ सर। मतलब चाचा चौधरी और ये लोग भी मतलब फ़ेवरेट थे। बिल्लू था, जी बिल्लू सर। कैरेक्टर, पिंकी थी एक जी कैरेक्टर, सर। तो वो थे। बाकी सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, ये भी सब पढ़ा है मैंने, ये भी अच्छा ही था। बट एकदम आप बात करेंगे तो मुझे मस्त राम, सुस्त राम और चुस्त राम दोनों विश्राम बहुत और अच्छे विश्राम। लगते हैं। सही है सर। तो आपसे जैसा डायलॉग्स भी लिखते हैं आप, तो मूवीज़ तो आपने हमेशा देखी जैसा आपने मेंशन भी किया। तो क्या कॉमिक्स का भी कुछ रोल होता है आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाने में या और उसको उसमें और मसाला ऐड करने के लिए? या नहीं, आजकल आप रोल कॉमिक्स रोल रोल से जहाँ तक है, मतलब अभी अभी तो मैं आजकल तो पढ़ता नहीं हूँ मैं ज़्यादा, ऐसा नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, हिंदी वो भी, और वो भी जी। थ्रिलर होते हैं नॉवेल्स। जो सुरेंद्र मोहन पाठक साहब हैं, जो बड़े राइटर हैं, हाँ जी, सर। नाम सुना जी ही सर। होगा, तो उनका मैं बहुत जी बड़ा सर। फ़ैन हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 बुक्स अभी मँगा के रखी है मैंने। एक मैंने अब स्टार्ट करी है, मँगाई हुई हो गए 10 दिन। एक मैंने जी। स्टार्ट करी है परसों रात से। वो भी अभी तक 50 या 55 पेजेज़ पढ़ पाया हूँ मैं अभी तक, बट वो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। इसके अलावा तो साहिल की बुक्स पढ़ी मैंने, चहल-पहल पढ़ी मैंने एक तो, जी, और जी सर। बाकी पढ़ने का तो
खैर क्या है, बट फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। इधर का सिनेमा, बाहर का सिनेमा, जो भी होता है सब वो बोलता हूँ। तो कॉमिक्स का रोल इतना ही है कि शायद कहीं कोई रैम में पड़ी हुई चीजें हैं बचपन की जो मैंने पढ़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती होंगी 100%, क्योंकि उसे ही देख देख के तो वो क्रिएटिविटी या वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। कहीं तो इंस्पिरेशन होता है, कहीं कुछ जरिया होता है, तो वो है कहीं ना कहीं दिमाग में। बट ऐसे मैं फोर फ्रंट पे आके तो नहीं बोल सकता हूँ कि इंस्पिरेशन है या वो है, बट उन उन चीजों ने ही तो मेरे अंदर के उस राइटर को जगाया। जी। उन्होंने ही तो वो मौका दिया। तो 100% लिटरेचर का, कॉमिक्स का, रीडिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है एक राइटर के अंदर। ये तो चाहे मैं हूं या कोई भी राइटर हो, जो भी फिल्मी दुनिया में जो सिने राइटर है, जो भी उसकी उसकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता ही है रीडिंग का। जी। तो वो तो चाहे तो सर कॉमिक्स हो आप या कुछ भी हो। हाँ जी जी, हाँ सर। जी, बोलिए बोलिए। तो सर जो अभी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट और रीडिंग कैसे उनको हेल्प कर सकता है? एंटरटेन नहीं, रीडिंग तो हमेशा ही अच्छा है। और जी, सिर्फ सिर्फ कॉमिक्स की बात नहीं मैं करूं, लेकिन लिटरेचर भी, जो जी, डेप्थ की बात आप कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं लिटरेचर मैंने पढ़ा है। हिंदी मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन, शिवानी, और जो जी, हमारे व्यंगकार थे शरद जोशी जी या कृष्ण चंद्र, मैंने इनको भी बहुत पढ़ा है। मैंने टोबा टेक सिंह और ये वो सब मैंने काफी पढ़ा है। एक्चुअली कुछ ना कुछ मैं पढ़ता ही रहता था, मेरठ में था। यहाँ आके जी, तो धीमे 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 कम हो गया। तो रीडिंग इज वेरी गुड, क्योंकि रीडिंग में क्या होता है, आप अपना विजुअल खुद बनाते हो रीडिंग करते हुए। जी, एंटरटेनमेंट आप देख रहे हो सिनेमा में तो आपको तो विजुअल दिख ही गया ना, बट रीडिंग आपको हेल्प करती है वो आपके दिमाग के पन्ने खोलने के लिए, कि जिसमें आप उस रीडिंग करते हुए आप विजुलाइज कर सको कि यार मैं होता तो मैं इस कैरेक्टर को यहाँ से आता है कि एक बंदा कमरे में आता है, अपने घर से निकलता है साइकिल पे, तो आप विजुलाइज कर सको उसको कि साइकिल पे कैसे जा रहा होगा, क्या उसने, वो अपनी माँ से बताता है कि माँ आज मैं खाना नहीं लेके आया, या वट जो भी डायलॉग बोलता है वो जो स्टोरी फॉर्मेट में लिखे होते हैं, उनको आप होते तो उसको डायलेक्ट में कैसे डालते, वो एनकाउंटर कैसे होता, वो कम्युनिकेशन कैसे होता। तो जो भी राइटिंग, जो सिने राइटिंग राइटर्स हैं, जो भी, उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो वाना भी जो हैं, जो बडिंग राइटर्स हैं, कि वो रीडिंग आपको आपकी पन्ने खोलने में दिमाग के बहुत हेल्प करती है ऑलवेज, क्योंकि आप अपना विजुअलाइजेशन, स्क्रीन प्ले इसलिए बोला जाता है पटकथा जिसे बोलते हैं, कि आपको पर्दे पे एक लड़का अच्छा है, आपने ये लिखा हुआ तो पढ़ लिया, अब ये अच्छा है, हजार तरीके से अच्छा हो सकता है वो, आप उसको पर्दे पे कैसे दिखाएंगे, वो विजुलाइज करने के लिए। एक लड़का अच्छा है, भानु अच्छा है, मगर क्या करता है, मैं भानु को देखता हूँ अपने घर से निकलता है, बाहर एक डॉगी है और उसको 2 रोटी डाल देता है, तो भी अच्छा है वो। भानु जाता है, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, उसे पकड़ के मारता है, तो भी भानु अच्छा है। अपनी माँ के पैर छू के निकलता है, तो भी अच्छा है। वो फौज में है और दुश्मनों को मारता है, तो भी अच्छा है। तो उसको दिखाने के हजार तरीके हैं। जी। तो बट वो विजुलाइज करने के लिए रीडिंग तो मस्ट है एक्चुअली। मतलब मैं तो ये कहूंगा, रीडिंग आजकल तो बहुत कम रह गया रीडिंग का, वही सर। तो रीडिंग करनी चाहिए। हम लोग भी यही कहते हैं, चैनल भी रहता है तो हम यही कहते हैं पेरेंट्स से भी कि भैया रीडिंग कराओ, पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ा मोबाइल फ़ोन से 100 हटा के किताबों पे लेकर आओ। करेक्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी सडनली स्विच हो गई कॉमिक्स पे, कि पापा मुझे, और मोबाइल वोबाइल नहीं लेती, और शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। वो अभी तक 8th में है, वो आज तक फर्स्ट ही आई है, वो नीचे आई ही नहीं है आज तक। तो जी, स्टडी में भी और विदाउट एनी ट्यूशन वगैरह पढ़ती भी है। और फिर मोबाइल था, फिर एक दिन वो सडनली कह रही, नहीं पापा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे कॉमिक्स पढ़नी है, कॉमिक्स ला के दो। मैंने कहा ले, जितनी कॉमिक्स चाहिए बेटा, ये तो अच्छी बात है। फिर वो कि आंखें तो इससे खराब नहीं होती, मैंने कहा ऑब्वियसली उसमें लाइट होती है, उसमें रिफ्लेक्शंस होता है, उसमें रेज होती है मोबाइल में, जी। रीडिंग से नहीं होगी। मैंने भी बचपन से रीडिंग की है, मुझे ग्लासेस आके लग गए हैं अभी 35-40 की एज में आके लगा। तो पढ़ने से आंखें खराब नहीं होगी, मोबाइल से हो सकती हैं, और जो हो रखी हैं बच्चों की आज बहुत ज्यादा। हाँ, सर। चलिए सर, तो बैडस रवि कुमार एक धमाका रहा, तो अब आगे क्या? आगे धमाल 4 सर। अरे सर गज़ब! तो क्या कभी बैडस रवि कुमार रिपीट होगा सर आगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली कुछ भी नहीं है, जी, जी। क्योंकि लास्ट में भी जो लोगों ने वो देखा, जो प्रभुदेवा आता है कि आ रहा हूँ मैं, उसका ब्रदर दिखाया, जी, जी, जी। बट हाँ, बट वो एक हुक के तरीके से छोड़ा है, अभी तो पता नहीं क्या होगा।
तो अभी जब पहले फिल्म जब तक मुझे अगली फिल्म का साइनिंग अमाउंट नहीं मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कि फिल्म बन रही है। बट नहीं, अभी सही है। हिमेश भाई के दिमाग में भी अभी तक कुछ होगा। आई डोंट नो क्या है, पता नहीं मुझे क्लियरली नहीं पता। तो मतलब अभी पूरी तैयारी सर है धमाल मचाने की। हाँ हाँ, धमाल इस बार देखिएगा आप। इस साल के एंड तक तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वही वो ग्रैंड फिल्म है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। जी, जी, जी। अजय सर, अजय देवगन सर, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद, और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है इस बार। जी। इस बार आपको और थ्रिलिंग मोमेंट और कॉमेडी और इमोशन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वही धमाल का जो मैडनेस है वो तो होगी ही होगी। जी, जी सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अरे इतना ज़्यादा और अपने सारे सवालों का जवाब आपने दिया। थैंक यू सो मच भानु, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो थैंक उम्मीद करेंगे दोबारा आपसे मुलाकात होगी और कभी फेस टू फेस भी मुलाकात होगी। यू। ज़रूर, जरूर बिल्कुल। जरूर 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 जी होगी, सर। जरूर होगी। ओके चलिए भानु, सर, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।